नमस्कार साथियों, आप लोग अगर मुझे सुन पा रहे होंगे तो कृपया करके सूचित करेंगे आप तक मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है या नहीं। बताने की कृपा करेंगे, कष्ट करेंगे। मेरी आवाज़ अगर आप तक सही से आ रही है तो कृपया बताएं। नई अध्यापक नियमावली पर चर्चा के लिए मैं आप सबों के बीच उपलब्ध हूँ। उसके कानूनी पहलुओं पर चर्चा के लिए और आप में से जो भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं उनसे अनुरोध है कि कृपया शेयर कर दें। साउंड नहीं है जी, भरोसा जी, साउंड आ रहा है क्या? आवाज आ रही है जी? राहुल जी, भरोसा जी, आप दोनों से अनुरोध है कि कृपया इस लाइव सेशन को सारे ग्रुप्स में शेयर कर दें, खुद से भी शेयर कर दें जी। राहुल जी से अनुरोध है, हमारे प्रदेश संगठन महामंत्री जी राहुल जी जुड़े हैं, कृपया इसको शेयर कर दें। शेयर करने से क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोग जुड़ पाएंगे और फिर ज़्यादा से ज़्यादा तक इस परिचर्चा को समझ भी पाएंगे कि आखिर किन बिंदुओं पर हम लोग परिचर्चा आज करने जा रहे हैं जी। आवाज़ आ रही है? बहुत धन्यवाद, शेयर करते जाएं। बहुत से साथी जुड़ रहे हैं, थोड़ा 5 मिनट विलम्ब भी हुआ है, इसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। थोड़ा विलम्ब हो गया, गांव में हूँ तो बाहर होने का विलम्ब हो गया। साउंड आ रही है? धन्यवाद राहुल जी। चलिए, तो आज आप सबों के बीच मैं बिहार अध्यापक नियमावली, मैंने जानबूझ करके शिक्षक कहा क्योंकि मैं चाहता था कि आप लोग इस बात को गौर से समझें कि अब शिक्षक नहीं अध्यापक कहलाएंगे जो बिहार में नए शिक्षक भर्ती होंगे। और पिछले कई दिनों से लगातार मैं पढ़ रहा था, नियमावली के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर रहा था, कानूनी पहलुओं पर भी विचार विमर्श कर रहा था मैं। और मेरी एक ही कोशिश थी इस बात को जानने की, समझने की कि जो सरकार ये नई नियमावली लेकर के आई है कानूनी रूप से कितनी ठोस है, कितनी अच्छी नियमावली है, ये उस पर क्या क्या कुछ कह रही है नियमावली इस पर। तो सबसे पहले मैं आपके समक्ष नियमावली लेकर के बैठा हूं जो नई नियमावली है, और मैं बड़े ही सिलसिलेवार ढंग से एक एक करके आप सबों के बीच सभी बिंदुओं को रखूंगा। बहुत सारे साथी लगातार पूछते रहते हैं मुझसे और मैं आप लोगों के लिए आज सारे बिंदुओं को तैयार करके बैठा हूं कि क्या कुछ है इस नियमावली में और क्या इसमें खामियां हैं, क्या दिक्कतें हैं, इन सब बातों पर चर्चा हो। तो सर्वप्रथम आप ये समझ लीजिए कि मेरा जो आकलन है, मेरा जो एनालिसिस है इस नियमावली के बारे में, कि ये एक आधा अधूरा अध कचड़ा दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है। ये कोई नियमावली ये है ही नहीं। इस नियमावली में अधिकांशतः महत्वपूर्ण बातों पर कोई स्पष्ट दिशा निर्देश या नियम नहीं बताया गया है। सीधे सीधे कह दिया गया है सरकार अलग से इसके लिए दिशा निर्देश जारी करेगी, अलग से नियम तय करेगी। तो जो एक नियमावली होती है उसमें जिन बिंदुओं का उल्लेख होता है, इस नियमावली में उन बिंदुओं का उल्लेख है ही नहीं। पूरी तरीके से साइलेंट है उन सारे बिंदुओं पर, पूरी तरीके से साइलेंट है। और मैं आपको बता रहा हूं साइलेंट कैसे, आप समझिएगा। तो यह नियमावली जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली है, उसमें आप समझेंगे कि जो संवर्ग हैं वो संवर्ग अब किस तरीके से चलेंगे। जो नया संवर्ग क्रिएट किया गया है, जिसको हम लोग यहाँ पे आप कंडिका 3 में पढ़ेंगे, संवर्ग का गठन। देखिए मैं दिखा रहा हूं आपको संवर्ग का गठन, सॉरी नहीं दिख रहा होगा उल्टा होने के कारण, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं संवर्ग का गठन। संवर्ग के गठन में कहा गया है कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अधीन सभी नियंत्रणाधीन राजकीय बुनियादी राजकीयकृत एवं प्रोजेक्ट कन्या विद्यालयों को अध्यापक का संवर्ग होगा।
ठीक है, संवर्ग होगा। क्या कह रही है कि प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में मूल एवं स्नातक कोटि का संवर्ग होगा। मतलब मूल कोटि और स्नातक कोटि जैसे पहले से हैं, बेसिक ग्रेड और स्नातक ग्रेड, उसी प्रकार से होगा। और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विषयवार संवर्ग होगा। सही बात है, विषयवार संवर्ग होगा, अच्छी बात है। अब आइए कि यह संवर्ग जिला स्तर का होगा, यह भी अच्छी बात है। चलिए, जिला स्तर का संवर्ग हो गया। लेकिन इसके ठीक बाद जो बिंदु 4 है, कंडिका 4 नंबर पॉइंट, जो उसको आप लोग देखिए, नियमावली है तो उसको खोल के देखिए। 4 नंबर पॉइंट में क्या लिखा गया है? विद्यालय अध्यापक के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। इसका मतलब समझिए, विद्यालय अध्यापक के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। इसका मतलब है कि कभी किसी भी पद पर प्रमोशन नहीं होगा, प्रमोशन की बात ही नहीं है। सीधे पॉइंट नंबर 4 में कहा जा रहा है कि विद्यालय अध्यापक के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे, यानी कि कोई प्रमोशन नहीं होगा। जो शिक्षक बेसिक ग्रेड में ज्वाइन करेंगे वो आजीवन से कहने का मतलब जब तक उनकी सेवा रहेगी वो बेसिक ग्रेड में ही रहेंगे। ऐसा कहीं होता है क्या? बेसिक ग्रेड, राहुल, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, वैकेंसी वाली बात आएगी तब। अभी थोड़ा मैं नियम जो वर्णित है उस पर मैं आऊंगा वैकेंसी वाले मुद्दे पर भी। तो क्या कह रहा है कि सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे, यानी कि 1 to 5 के जो टीचर हैं वो जीवन में कभी भी 6 to 8 के स्नातक ग्रेड के टीचर नहीं बन सकते हैं, या 9 से 10 की योग्यता रखेंगे तो उसके शिक्षक नहीं बन सकते हैं। जब कभी भी उनको प्रमोशन चाहिए होगा तो उनको सीधी भर्ती के माध्यम से आना पड़ेगा। सीधी भर्ती यानी कि जो रिक्त सीटें होंगी उस पर ओपन कंपटीशन होगा, उसके माध्यम से वो आएंगे, यानी कि कोई प्रमोशन का प्रावधान नहीं है। जैसे कि पहले की नियमावलियों में, चाहे 2012 का नियमावली हो, चाहे 2020 का नियमावली हो, अब बीच में 15 में जो संशोधन कुछ हुआ था उसमें प्रमोशन का प्रावधान था। बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड, स्नातक ग्रेड से प्रधानाध्यापक ग्रेड, वो प्रावधान पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। कोई प्रमोशन की बात नहीं कही गई है, सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे सभी पद। तो प्रमोशन खत्म, और यह असंवैधानिक है। ये बिल्कुल ही असंवैधानिक है कि आपने एक सिरे से एक लाइन में प्रमोशन के प्रावधान को खत्म कर दिया। ये बिल्कुल ही असंवैधानिक है, इलीगल है, कानूनी तौर पर अवैध है। जब पहले प्रमोशन का प्रावधान था तो आप अचानक उसे एक नई नियमावली लाकर कैसे खत्म कर सकते हैं? पहले की नियमावलियों में 2012 2020 की नियमावली में कहा गया है कि बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड में प्रमोशन होगा और स्नातक ग्रेड के 50% सीट प्रमोशन से भरे जाएंगे। तो उन 50% सीट की गणना कैसे होगी? कहां गए वो 50% सीट? कहां चले गए सीट? कैसे पता चलेगा कि कौन से 50% सीट है? और नई नियमावली में तो वो 50% पे प्रमोशन से भरने की बात ही नहीं है, सीधे खत्म कर दिया है। तो इस बात को समझिए कि विद्यालय अध्यापक में कोई प्रमोशन का प्रावधान नहीं है। पहले जैसे 1 to 5 से 6 to 8 में बेसिक ग्रेड स्नातक ग्रेड में होता था, उसका कोई प्रावधान नहीं है। ये पॉइंट नंबर 4 में स्पष्ट हो गया है। अब आइए पॉइंट नंबर 5 में चलते हैं, अहर्ता, जिसमें अहर्ता का वर्णन किया गया है। तो बिहार के स्थायी निवासी की बात है, सही है। उसके बाद जो शैक्षणिक प्रशैक्षणिक है वो एनसीटी के माध्यम के अनुसार होगा, वो भी सही है। 3 नंबर में सीटेट बीटेट पास होना जरूरी है, वो भी सही है। और विषय विशेष के लिए जो विशेष अहर्ता का निर्धारण होगा वो विभाग द्वारा समय समय पर किया जाएगा। अब इसको भी समझिए कि विषय विशेष के शिक्षक, यानी कि इंग्लिश के टीचर हैं, साइंस के टीचर हैं, मैथ्स के टीचर हैं, उनके लिए विशेष अहर्ता का निर्धारण। अरे विशेष अहर्ता क्या होता है भाई? जब बाकी सारी अहर्ताएं एनसीटी के अनुसार तय होंगी तो ये अहर्ता भी तो एनसीटी ही तय करेगी ना कि एक शिक्षक बनने की न्यूनतम अहर्ता क्या होती है। ये बिहार सरकार को तय करने का अधिकार है क्या? एनसीटी तय करती है कि न्यूनतम अहर्ता क्या होनी चाहिए।
और इसमें लिखा गया है कि नहीं, एनसीटी नहीं, विभाग द्वारा समय समय पर किया जाएगा। ये सिरे से गलत है, कहीं से ये उचित नहीं है कि विभाग न्यूनतम हटाता है। मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर आप 6 to 8 के लिए 50% ग्रेजुएशन पर भी आप एलिजिबल थे, सरकार को मन होगा तो वो कह देगी कि नहीं 50% मार्क्स से नहीं चलेगा ग्रेजुएशन में, आपको 60% या 75% मार्क्स होना चाहिए, न्यूनतम अर्हता यानी कि मिनिमम एलिजिबिलिटी। ये भी सिरे से एकदम खारिज करने वाली बात है। पॉइंट नंबर कंडिका 5 का बिंदु नंबर 4। अब आइए आयु पर। आयु के बारे में जो है प्रावधान लगभग सही है। उसमें कहा गया है कि इस बहाली में सबको 10 साल का छूट दिया जाएगा। जो पहले से सीटेट बीटेट एस्टेट पास है 10 साल का एज में रिलैक्सेशन होगा। बाकी जो पहले से होता आया है जो तय मानक है उसी अनुरूप होगा। यही बात है। 10 वर्ष की छूट देने वाली बात भी सही है मेरे ख्याल से। जो पहले से पास करके अभ्यर्थी लोग बैठे हैं उनके लिए अच्छी बात है। अच्छा, आरक्षण तो आरक्षण जैसे जो पहले से है वैसे ही चलेगा। 50% महिलाओं का आरक्षण है वो दिया जाएगा। विषम संख्या रहने पर महिलाओं की वरीयता वो भी ठीक है। अच्छा, अब है आरक्षण रोस्टर अध्यापकों का। यह जिला स्तर पे होगा, यानी कि पहले जो पंचायत स्तर पे जो रोस्टर था उस रोस्टर को निरस्त कर दिया गया। अब रोस्टर निरस्त होने के कारण से क्या, उसको समझिए, बहुत सारे ऐसे सीट थे जो कि अधिकांशतः सीट में कहूंगा कि अधिकांशतः सीट जो थे वो SC ST महिलाओं के सीट बचे थे। पंचायती नियोजन इकाइयों के तहत जो बहाली हो रही थी, उन सब सीटों को समाप्त करके उसको फ्रेश रोस्टर तैयार किया जाएगा। फ्रेश रोस्टर तो ये भी अपने आप में विवादित है कि पंचायत नियोजन इकाइयों की जो रिक्त सीटें बची, उन सीटों का जो आरक्षण वाला रोस्टर था वो विलोपित हो जाएगा। अचानक से खत्म कर देगी सरकार इसको। ये अपने आप में एक कानूनी पेचीदगी लाएगा और कुछ साथी इस पर, जो विद्वान साथी होंगे, विचार विमर्श करेंगे। हमारे एक बड़े भाई समान वकील साहब हैं, वो भी सुन रहे हैं। उनसे भी मैं चाहूंगा कि इस पर अपनी राय दें कि पुराने नियमावली के तहत जो सीटें रिक्त थी उसका आरक्षण रोस्टर था और आरक्षण रोस्टर को समाप्त कर उसको ये कर दिया गया है, फ्रेश रोस्टर प्रिपेयर करने की बात कर दी गई। तो फ्रेश रोस्टर प्रिपेयर करने वाली बात अपने आप में विवादित है, विवादास्पद है। पुराने रोस्टर के तहत महिलाओं और SC ST का सीट ज्यादा था, नए रोस्टर में उनके सीट घटेंगे। तो ये बहुत हद तक संभव है कि कुछ लोग इस मुद्दे पर भी केस में जा सकते हैं, चले जाएंगे। सही गलत मैं नहीं कहता हूं, लेकिन इस पर विवाद होगा। चलिए अब मैं आगे आता हूं। विद्यालय अध्यापक का आरक्षण समाशोधन संबंधित कार्य जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। ठीक है। नियमावली प्रयुक्त होने के बाद सम व्यवहार में विद्यालय अध्यापक के पद नियुक्ति तो आरक्षण बिंदु 1 से शुरू होगा। चूंकि नई बहाली इसको घोषित कर रखी है तो 1 से ही शुरू होगा। ये अपने आप में बहुत विवादित बात नहीं है, लेकिन अपने आप में यह चूंकि पूर्व के प्रावधानों की मैंने चर्चा की, पूर्व के प्रावधान अगर लागू हो गए तो ये भी लागू होगा। लेकिन पूर्व के प्रावधान विवादित हैं, उस पर बहस हो सकती है। उस पर कई साथी कुछ लोग हैं ऐसी तैयारी में, कोर्ट कचहरी जा सकते हैं। क्या करेंगे नहीं करेंगे वो बात की बात है, लेकिन मैंने जो कानूनी पहलू है वो मैंने बता दिया। अब नियुक्ति की प्रक्रिया। अच्छा, नियुक्ति प्रक्रिया में आइए। शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद सीधी नियुक्ति हेतु गणना करके रोस्टर क्लियरेंस साथ आरक्षण कोटि और भेजी जाएगी। ठीक है, भेज दी गई रोस्टर संख्या विज्ञापित करेगा। आवेदन पत्र में अध्यापक अभ्यर्थी योग्यता समय स्व घोषणा के आधार पर बनाया जाएगा। आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना, इसमें बहुत कोई बात पेचीदगी नहीं है। पेज नंबर 6 तक ये होगा। पेज नंबर 7 से हम लोग आते हैं। पेज नंबर 7 में परीक्षा का हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण आयोग द्वारा प्रशासनिक विभाग के परामर्श पे किया जाएगा। अच्छा देखिए, अब एक बात समझिएगा।
पहले तो ये नियमावली कहती है कि आयोग तय नहीं है, आयोग खुद तय करेगी सरकार। और बीच में हम लोग सुने कि वो आयोग अपने आप से तय होगी, वो आयोग हो गई बीपीएससी। तो अभी तो बिहार सरकार ने नोटिफाई भी नहीं किया कि वो आयोग बीपीएससी ही होगी। खैर नोटिफाई कर दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वही एग्जामिनेशन लेगी और पाठ्यक्रम की भी तय करेगी, शासी विभाग से बैठ करके, यानी कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग बैठ करके तय करेंगे। ठीक है, तो तय होगा। अब आते हैं अर्हतांक तय करने का अधिकार आयोग को होगा। अर्हतांक यानी कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो तय करेगा, विभाग तय करेगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर जो बहुत ही विवादित बिंदु है वो है कि कोई अभ्यर्थी इस नियम अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा। 3 बार की बाध्यता लगा दी गई है। 3 बार की बाध्यता तो बीपीएससी, एसएससी, दरोगा किसी बहाली में नहीं है यहाँ पे बिहार में भाई, ऐसी कहीं बाध्यता है ही नहीं। तो इसको लेकर के भी फिर विवाद होगा। बहुत सारे अभ्यर्थी इस पर भी केस दायर करने की तैयारी में है कि 3 बार ही क्यों मिलेगा भाई चांस। एक डिस्कशन में था, मैं ट्विटर स्पेस पे था, उसमें भी ये बात बार उठ रही थी कि 3 बार ही क्यों चांस मिलेगा, हम 3 बार में नहीं कर सकते तो आगे नहीं करेंगे। बीपीएससी में ऐसा होता है क्या, या बिहार एसएससी में ऐसा होता है कि दरोगा की बहाली में ऐसा होता है? किसी बहाली में जब ऐसा नहीं होता तो ये शिक्षकों की बहाली में, अध्यापकों की बहाली में विशेष प्रावधान क्यों किया गया? इस पर भी कई सारे केस होंगे, मुकदमे होंगे। कानूनी पक्ष पर यह भी एक कमजोर पहलू है इस नियमावली का, इसको मैंने आपको रेखांकित कर दिया 3 बार परीक्षा लेने के बाद। अच्छा, बिंदु नंबर 7 जो है, यानी कि कंडिका 7 का बिंदु 7, ये स्पष्ट कहता है, कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि क्या परीक्षा होने के बाद भी कोई मेरिट लिस्ट अलग से बनेगा जिसमें मैट्रिक, इंटर, टीईटी वगैरह के मार्क्स जुड़ेंगे? तो मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं कि कोई मार्क्स नहीं जुड़ेगा। इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट तौर पर नियमावली के कंडिका 7 के बिंदु 7 में, कंडिका 7 के बिंदु 7 में लिखा हुआ है कि आयोग द्वारा संचालित उक्त परीक्षा के आधार पर की गई अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति की जाएगी। यानी कि परीक्षा के आधार पर जो अनुशंसा होगी, यानी जो आयोग होगी वो परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित करेगी, उसमें एक मेरिट लिस्ट बनाएगी और अनुशंसा करेगी विभाग को कि आप इनका चयन कर सकते हैं। उसके आलोक में विभाग नियुक्ति करेगी, यही लिखा हुआ है। कहीं से भी कोई और बात नहीं है। मैट्रिक, इंटर, बीए और टीईटी और बीएड वेड का मार्क्स नहीं जोड़ाना है। मेरिट लिस्ट सिर्फ बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा जाएगी उसके आधार पर। अच्छा, चलिए अगला तो है वेरिफिकेशन को लेकर के, पॉइंट नंबर 8 ठीक है, वेरिफिकेशन को लेकर के ठीक है। अब आइए सबसे विवादित और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर, पॉइंट नंबर 8। आप लोग सब लोग नियमावली का पॉइंट नंबर 8 खोल करके पढ़ लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं 8 नंबर पॉइंट पढ़िए, और इसी पे सारा खेल हो रहा है, इसी पे सारी संघर्ष का केंद्र बिंदु यही होने जा रहा है, इसी पे सारी बातें इसी पर हो रही हैं। और मेन पॉइंट यही है जिसको सब लोग मिस कर रहे हैं, इसको ध्यान से पढ़िए। खास करके जो शिक्षक साथी हमारे सुन रहे हैं, जो अभ्यर्थी भाई सुन रहे हैं, वो भी गौर करें, लेकिन शिक्षक साथी जरूर सुनें। क्या है समझ लीजिए। और ये पॉइंट दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, शिक्षकों के लिए भी महत्वपूर्ण है और अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। पॉइंट नंबर 8, कंडिका 8 में लिखा हुआ है, पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक इस संवर्ग में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। नियुक्ति की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। पात्र होंगे मतलब एलिजिबल हैं, हमको एलिजिबल मान लिया तो हम एलिजिबल हो गए। लेकिन अब आगे समझिएगा, आगे कहता है इस संबंध में आवश्यकता अनुसार प्रक्रिया का निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा अलग से किया जाएगा। सारा बिंदु यही है, सारा पॉइंट, मेन जिस्ट जो शिक्षकों अभ्यर्थियों के लिए है, मेन पॉइंट यहीं पर है कि आवश्यकता अनुसार प्रक्रिया का निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा अलग से किया जाएगा। अलग से करने पर बात आप समझ लीजिए। अलग से करने का मतलब क्या होता है? अलग से करने का साफ मतलब है कि जो अभ्यर्थी है उनके लिए प्रक्रिया या उनके लिए क्राइटेरिया, और जो शिक्षक हैं पहले से उनके लिए प्रक्रिया अलग होगी। तभी तो कह रहा है ना बिंदु नंबर 8 में, बिंदु संख्या 8 यानी कंडिका 8 में स्पष्ट तौर पे कह रही है ये नियमावली कि इस संबंध में आवश्यकता अनुसार प्रक्रिया का निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा अलग से किया जाएगा। भाई क्या प्रक्रिया होगी, इसी पर सारा विमर्श चल रहा है। क्या प्रक्रिया होगी? एलिजिबल तो हो गया परीक्षा में बैठने के लिए, लेकिन प्रक्रिया क्या होगी? क्या
कोई ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा अनुभव के आधार पे, प्रतिवर्ष सेवा के आधार पे 1 पॉइंट 2 पॉइंट का, या फिर एक मिनिमम बेसिक कट ऑफ रखा जाएगा, उसमें जो भी क्वालिफाई कर जाएंगे उनको राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा, अध्यापक संवर्ग उनकी को समाहित कर लिया जाएगा। क्या होगा, दोनों बिंदुओं को समझने की जरूरत है। अगर मान लीजिए अनुभव के आधार पर ग्रेस पॉइंट देना शुरू कर दे, प्रति वर्ष सेवा के आधार पर 1 पॉइंट दे, तो हम लोग 10 साल से अगर सेवा में हैं तो हमको कितना मिलेगा, 10 पॉइंट, और जो 20 साल से सेवा में हैं उनको 20 पॉइंट, जो 15 साल से हैं उनको 15 पॉइंट। इसका दुष्परिणाम अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ेगा। कैसे, अब दुष्परिणाम को इसको समझिए। अगर प्रारंभिक विद्यालयों में सीटें 80,000 हैं तो 2 लाख अभ्यर्थी हैं और 3.5 लाख शिक्षक हैं, तो कुल मिला के 5.5 लाख अभ्यर्थी हो गए। अब अगर किसी को 20 पॉइंट का ग्रेस मार्क्स मिल गया है, तब उस परिस्थिति में क्या होगा, कोई नया अभ्यर्थी 75 नंबर लाएगा और कोई पुराने शिक्षक 56 मार्क्स लाएंगे, 56, तो चयन किसका होगा, जो पुराने शिक्षक 56 लाए रहेंगे उनका। नुकसान किसको हो रहा है, नुकसान होगा जो नए अभ्यर्थी हैं उनको 75 नंबर ला करके भी वो मेरिट लिस्ट में स्थान नहीं बना पाएंगे, और जो 20 वर्ष से कार्यरत हैं शिक्षक, अगर उनको ग्रेस पॉइंट्स दे दिया गया तो वो 56 नंबर ला करके शिक्षक बन जाएंगे और आप 75 नंबर ला करके नहीं बन पाएंगे। सीधा घाटा है अभ्यर्थियों को इस नियमावली में। अगर अलग से प्रक्रिया निर्धारण करके इनको ग्रेस पॉइंट्स दे दिया गया तो, जो कि संभावना है जिसकी। दूसरी संभावना पर विचार कीजिए। दूसरी संभावना क्या हो सकती है, दूसरी संभावना ये हो सकती है, या जो डिमांड हम लोग कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जो नई बहाली के तहत जो सीटें दर्शाई जा रही हैं उन सीटों को आप फ्रेश अभ्यर्थियों के लिए रेखांकित कर दीजिए, अलग से कर दीजिए, और जो शिक्षक हैं पहले से कार्यरत हैं उनके लिए एक न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स तय कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको बीपीएससी से ही परीक्षा लेनी है आप बीपीएससी से परीक्षा लीजिए, लेकिन एक मिनिमम कट ऑफ मार्क्स तय कर दीजिए। वो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स क्या होगा वो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स होगा आपका 30%, 35%, 40%, और उस मिनिमम कट ऑफ मार्क्स को जो पार कर जाएंगे उनको आप डायरेक्ट राज्यकर्मी का दर्जा देते हुए, वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए आपको राज्यकर्मी वाले में डाल दीजिए, अध्यापक नियमावली के तहत उनको ले आइए। लेकिन अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो सीधा सीधा ग्रेस पॉइंट्स देने वाली बात आएगी, क्योंकि हड़ताल तो होगा, आंदोलन तो होगा। तो जब आंदोलन होगा, हड़ताल होगा, तो कम से कम सरकार ग्रेस पॉइंट्स तो दे ही सकती है, और देती भी, अलग अलग परीक्षाओं में देती रही है। तो ग्रेस पॉइंट्स दे दिया तो इसका सीधा घाटा अभ्यर्थियों को होगा। 75 नंबर ला करके वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और हम 56 नंबर 65 नंबर ला करके क्वालिफाई हो जाएंगे। तो कंडिका 8 को अच्छे से पढ़ने की जरूरत है सभी शिक्षक साथियों को और अभ्यर्थियों को। शिक्षक साथियों को इसलिए कि आप इस बात को समझिए कि अभी हमारे एक मित्र जो हैं वो रोने वाला इमोजी दिखा रहे थे, उन्होंने अभी दिया है रिएक्शन में, मैं बता रहा हूं, वो बेचारे शिक्षक हैं और उनकी पत्नी अभ्यर्थी हैं। अब दोनों एक ही सीट के लिए फाइट करेंगे, तो अगर उनकी पत्नी जो हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो लाएंगी 75 नंबर तो बेचारी नहीं बन पाएंगे अध्यापक, और ये ले आएंगे 65 नंबर तो बन जाएंगे अध्यापक। तो देखिए घर में क्लेश होगा, इसलिए बेचारे रोने का इमोजी दे रहे थे। लेकिन ये तो एक उदाहरण है, ये सबके घर में होने वाला है और ये सबके साथ होगा। खैर, हम लोग आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। तो बिंदु 8 को अच्छे से समझने की जरूरत है, कंडिका 8 को, जिसमें यह कहा गया है कि आवश्यकता अनुसार प्रक्रिया का निर्धारण राज्य सरकार अलग से किया जाएगा, राज्य सरकार के द्वारा अलग से किया जाएगा। तो अलग से क्या प्रक्रिया होगी, इस पर सरकार ने अभी कुछ भी पत्ता नहीं खोला है, कोई बयान नहीं आया है। अलग से प्रक्रिया होगी, लेकिन क्या होगी ये अभी क्लियर नहीं है, और इसी पर सारा
संघर्ष का केंद्र बिंदु है, इसी पर सारी लड़ाई टिकी है। बेस्ट बात यह है कि सरकार सबको राज्यकर्मी दे दे, लेकिन अगर राज्यकर्मी नहीं देती है और इसी नियमावली के तहत आने को कहती है, तब जाके ये कंडिका 8 लागू होगा। और कंडिका 8 जब लागू होगा तो किस प्रक्रिया का सरकार निर्धारण करती है, ये बहुत ही गौर करने वाली बात होगी। ये सारा जो हमारा अभी संघर्ष चल रहा है उसका केंद्र बिंदु वहीं पे जाके टिक जाएगा। तो इस बिंदु से दिक्कत सभी को होगी। हमारे एक साथी कमेंट कर रहे हैं कि सभी बंधुओं को दिक्कत होगी। बिल्कुल होगी। हर घर में आज जितने भी घर में शिक्षक हैं वहां कोई ना कोई शिक्षक अभ्यर्थी भी है। अब दोनों एक साथ परीक्षा देंगे और किसी एक को ग्रेस पॉइंट्स मिल जाएगा तो कम नंबर वाले पास, ज्यादा नंबर वाले नहीं पास, मतलब नॉट सिलेक्टेड, तो दिक्कत तो होगी। तो कंडिका 8 को बढ़िया समझना है, उसको अच्छे से पॉइंट को पकड़ना है। चलिए, प्रमाण पत्रों की जांच वगैरह की जो बात है वो सब तो खैर जान ही रहे हैं, दशकों से जांच हो ही रही है, होती रहेगी। अच्छा, परिवीक्षा अवधि को लेकर के प्रोबेशन पीरियड 2 साल वाला है, तो पहले से विवादित है ही। संपुष्टि वरीयता सूची, अच्छा वरीयता सूची वही फिर से अलग अलग होगी, विषयवार और कोटिवार अलग अलग होगी, पहले से होता रहा है, होती रहेगी। स्थानांतरण का लाभ दिया गया है तो स्थानांतरण होगा, ऐच्छिक, प्रशासनिक, शैक्षणिक तीनों दृष्टिकोण से हो सकेगा। और इसके संदर्भ में निदेशक प्राथमिक शिक्षा करेंगे, ये सब होगा। अनुशासनिक कार्रवाई जो होगी, चूंकि राज्यकर्मी है तो राज्य सरकार का जो मैनुअल है उसके अनुसार होगा। अनुकंपा पर नियुक्ति, ठीक है, अनुकंपा पर नियुक्ति कैसे होगी, क्या होगी, इस संदर्भ में भी अभी कुछ नहीं कहा गया। इसको भी आधा अधूरा छोड़ दिया गया है। कहा गया है कि नियुक्ति, अनुकंपा पर नियुक्ति के संबंध में अलग से प्रावधान अधिसूचित किया जाएगा, मतलब अलग से कोई प्रावधान आएगा जो अनुकंपा का प्रावधान होगा उसके लिए, वो भी बात की बात है। बाकी सारे जो बिंदु हैं वो सब लगभग रूटीन बिंदु हैं, लेकिन आप सब लोग ये समझ लीजिए कि ये नियमावली बहुत ही घातक है, बहुत ही हानिकारक है। और कंडिका 8 को आप सब लोग ध्यान दीजिएगा कि कंडिका 8 के तहत क्या होने वाला है, अलग से प्रक्रिया क्या बनाई जाएगी, इसको समझने की जरूरत है। एक साथी पूछ रहे हैं कि क्या यूपी के नियोजित शिक्षक को आवेदन का मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसमें लिखा हुआ है स्थायी निवासी जो बिहार के हैं उन्हीं को मिलेगा, यूपी के हैं उनको नहीं मिलेगा। तो जो हमारे शिक्षक साथी यूपी से बिहार में आकर के नौकरी कर रहे हैं वो तैयार हो जाइए अपनी लड़ाई लड़ने के लिए कि भाई आपको अब जीवन भर पंचायती राज में रहना, अध्यापक बहाने आपको मौके नहीं मिलेगा, और ना आपको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा रहा है। लीजिए, खेलिए अब। तो साथियों, ये कानूनी पहलू थे जिस पर मैंने आप सबों को ब्रीफ किया है। इन सबों पर आप विचार करें। विशेष करके जो मैंने कुछ बिंदु आपको बताए हैं कि एक रोस्टर वाला मामला फंसने की संभावना है। दूसरा जो बिंदु है वो है कि प्रमोशन का इसमें प्रावधान नहीं है। तीसरा जो मैंने बताया कि कंडिका 8 में जो अलग से प्रावधान, अलग से प्रक्रिया निर्धारण करने की बात कही गई है नियोजित शिक्षकों के लिए, वो प्रक्रिया क्या होगी इस पर अभी कुछ क्लियर कट पता नहीं है। तो इस पर आप लोग भी गौर कीजिए। और भी जो बिंदु हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, बताइए मुझे। तो कोशिश रहेगी कि कल मैं पुनः लाइव आकर के उन सारे बिंदुओं पर कुछ किया जा सके। ठीक है, 2011 का प्रशिक्षित को मौका संभव नहीं है सर, शायद आपकी हमारी आज से बात हुई होगी। आप प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए आज कोई नहीं मौका है, इसलिए इस पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जो बिंदु मैंने बताए हैं और खास करके कंडिका 8 का जो मैंने जिक्र किया है, उस कंडिका 8 को आप लोग सभी कोई गौर से देखेंगे, समझेंगे उसको, उसमें क्या हो सकता है इस पर करेंगे। जी, अंकित जी लिख रहे हैं कंडिका 8 एक बंद दरवाजा है, संघर्ष यह तय करेगा दरवाजा कितना खुलता है। बिल्कुल सही बात है। मैं बार बार कह रहा हूं कि संघर्ष का केंद्र बिंदु कंडिका 8 होने वाला है। संघर्ष का केंद्र बिंदु होगा कंडिका 8। कंडिका 8 को लेकर के ही सारा खेल होगा, और जितना हमारा कड़ा संघर्ष होगा उतना ही मधुर
उसका परिणाम होगा। तो इसलिए आप सब लोग ये चीज, इन बिंदुओं पर गौर करेंगे और आपके जो भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर मैं कल पुनः एक वीडियो करूंगा और आप सबों के साथ शेयर भी करूंगा। जरूरत पड़ी तो लाइव भी आऊंगा। तब तक आप लोग इस वीडियो को एक बार फिर से देख लें और जिन बिंदुओं की मैंने चर्चा की है उस पर आप लोग गौर फरमाएंगे, उनको पढ़ेंगे नियमावली को फिर से, और जो भी होगा कमेंट करेंगे। कमेंट में फिर आपके जो सवाल आएंगे उस पर हम एक और वीडियो करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।